हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और मस्त होगे। तो आज हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं। ठीक, इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करा दूं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग शुरुआत में हम लोग 2 लेक्चर में कवर किए थे न्यूक्लिक एसिड्स, जिसमें आप पढ़ते हो डीएनए, आरएनए, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके कॉम्पोजिशंस, ये सब हम लोगों ने कवर किया था। उसके बाद हम लोगों का चलने लगा वो एक्सपेरिमेंट का सिलसिला। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया ताकि जेनेटिक मटेरियल क्या है, क्या वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या फिर वो प्रोटीन है या फिर वो आरएनए है, यही सब ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंट्स चल रहा है। ठीक है, अब एकदम ध्यान से समझना है बात को। ये जो एक्सपेरिमेंट्स जो चल रहा है ना, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग पढ़ चुके फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला एक्सपेरिमेंट था, जिसमें हम लोग क्या चूहा मारने वाला था। ठीक है, एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन वाला। इसमें एक बैक्टीरिया था जो कि क्या था, आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। एक था बैक्टीरिया एस स्ट्रेन वाला, एक था आर स्ट्रेन वाला। जो एस स्ट्रेन था वो स्मूथ बैक्टीरिया था, क्यों, क्योंकि उसके बाहर में म्यूकस पॉलीसैकेराइड का कोटिंग था। और एक में वो कोटिंग नहीं था तो वो रफ हो गया, ये वाला स्मूथ हो गया, ये वाला रफ हो गया। इसी में स्मूथ होने के कारण ही वो क्या था, वो एबिलिटी टू किल, उसको बोलते हैं क्या, वायरुलेंट हो जाना। तो ये वायरुलेंट नेचर का था। तो अब अगर आर स्ट्रेन अगर डालेंगे तो चूहा नहीं मरेगा, एस स्ट्रेन अगर डालेंगे तो चूहा मर जाएगा। लेकिन हीट किल्ड एस स्ट्रेन मतलब वो कोटिंग को जला दिए, वही कोटिंग ना वो एबिलिटी टू किल कर रहा था, तो कोटिंग को अगर जला देंगे तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हम लोग डालेंगे तो चूहा नहीं मरेगा। लेकिन अब हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, तो इसका वाला जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए था वो इसके आर के अंदर घुस जाएगा और आर को बदल देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा, किस में, एस में, और फिर चूहा मर जाएगा। क्योंकि ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल था वही आर के अंदर में घुसा और उसको बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम है क्या, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहाँ तक क्लियर था आपको। फिर हम लोग ये बात पता लगाए थे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन वाले एक्सपेरिमेंट में कि वो जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन में जो सब्सटेंस जो घुसा वो क्या था, वो सच में डीएनए था या फिर आरएनए था, वो क्या था, वो प्रोटीन था, क्या था। वहाँ पर हम लोग बायोकेमिकल नेचर पता लगाए उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। कौन कौन साइंटिस्ट थे, ओवरी, मैक्लॉयड, मैकार्टी, नहीं ओवरी नहीं था, एवरी था, मैक्लॉयड था और एमसी कार्टी था। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, कौन सा, हाँ, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट। हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट का इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने बेसिक्स बता दिया था। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना है बात को। एनसीईआरटी आपको अभी साइड में रख देना है, जो जैसे जिस तरह करा रहे हैं एनसीईआरटी यहाँ पे भी आपको कवर कराएंगे, लेकिन बात समझते जाना है। एक एक लाइन एनसीईआरटी का डिकोड हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा, नीट के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वहाँ पर आपको क्लास नोट्स आपको मिलते जाएंगे, लेकिन प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग सामने साथ साथ में नोट्स बनाओ, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर होगा आपके लिए, बहुत टफ चैप्टर होता है ये। ठीक है, चलिए ओके। तो हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक में, हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट में। फिर से सुनिए, हम लोग एक्सपेरिमेंट्स क्यों कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि बात पता लगाया जा सके, ये प्रूव किया जा सके कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। ओके, हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट हम लोग वापस आते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। यहाँ से एक बेसिक्स है कि दो बैक्टीरिया एक छोटे से स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं पिलाई, इस पिलाई के थ्रू अगर अटैच हो जाए और अपना जेनेटिक मटेरियल को अगर एक्सचेंज कर ले तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन, और यहाँ पर अगर कोई वायरस है, जो वायरस इस बैक्टीरिया को अगर इन्फेक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसडक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक्स था, और ये कॉन्जुगेशन वाला बात आप क्लास 11th के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप पढ़ते हो, जो कि आपको याद नहीं है अभी ऑब्वियसली। ठीक, चलिए आइए। तो हम लोग समझे कि भाई ये वैसा बैक्टीरिया है जो पूरे बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है जिसका नाम है क्या, ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्केरिसिया कोलाई। ठीक है, और अब समझना है अच्छे से। ठीक है, ई कोलाई क्या है, हमारे पास ये बैक्टीरिया है, और यहाँ पर हमारे पास एक वायरस है, ये जो है ना एक वायरस है। ठीक है, वायरस दैट infect
द बैक्टीरिया। ठीक है, एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, और समझ रहे हैं बात को हम लोग कि इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस है उसका नाम है क्या? बैक्टीरियोफेज। ओके, अब एकदम ध्यान से समझना है बात को। ये जो आपका वायरस है ना बैक्टीरियोफेज, इस वायरस के बाहर में एक प्रोटीन का कोटिंग होता है। ठीक है, एक प्रोटीन का कोटिंग होता है, और ये जो प्रोटीन का कोटिंग है ना, इसको बोला गया है क्या? इसको बोला गया है कैप्सिड। ठीक है, ये कैप्सिड क्या है? एक प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट है। ठीक है, चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको ये बात समझ में आया है। ठीक है, अब एकदम ध्यान से समझना है बात को। ठीक, इसके अंदर में ये जो बैक्टीरिया है ना, इसके अंदर में पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसके अंदर में पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल। अब इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो इसके अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है क्या? डीएनए। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये दो बात आपको ध्यान में रखना है कि भाई हो सकता है कि ये जो आपका जो वायरस है ना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बैक्टीरियोफेज, क्योंकि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, इसमें दो चीज़ है। पहला है क्या? एक आउटर कोटिंग है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? कैप्सिड। ठीक है, और इस कैप्सिड के अंदर में इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है जो कि क्या है? डीएनए। ठीक, ओके, वेरी गुड। अब समझना है अच्छे से, एकदम ध्यान से सुनना है। अब आप समझो एक बात, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। ठीक है, इन्फेक्शन कैसे होता है। ठीक, अब मान लो कोई भी पैथोजन है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज पैथोजन। अब अगर कोई पैथोजन है तो ये इस होस्ट में है ना, इस होस्ट में आएगा। ठीक है, ये पैथोजन जब इस होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए आएगा, तो जैसे यहाँ पर आएगा ना, तो ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो उस होस्ट में एंटर करा देगा, उस होस्ट में जोड़ देगा। ठीक है, मतलब हम लोग समझे कि कोई डिजीज कॉजिंग पैथोजन जो होता है, जब वो आएगा ना, तो फिर वो होस्ट में अपना डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को वो इंसर्ट करा देता है, फिर जाकर के वो इन्फेक्शन करेगा। नॉर्मली यही होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपको दिखाई देगा कि ये जो है अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए को ये इन्फेक्ट करा दिया, ऐसे समझे बात को। तो यहाँ से हम लोग ये बात यहाँ से ढूंढे कि भाई जेनेटिक मटेरियल जिसको क्या बोला गया है? डीएनए बोला गया ऑफ बैक्टीरियोफेज एंटर्स टू द बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसको एकदम ध्यान पूर्वक आपको समझना है। ठीक है, कि ये है एक्चुअल बात। ठीक, अब इसको समझिए अच्छे से, इस स्लाइड को एकदम ध्यान से आप देखिए। ठीक है, देख लिए, ये जो डीएनए है वो अंदर एंटर करता है और इन्फेक्शन कॉज करा देता है। अब इसको आप समझो अच्छे से। ये बात आज 2025 में आपको और मुझे ये बात पता है कि एक्चुअल मटेरियल वो डीएनए है, वो जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए है जो कि अंदर एंटर करता है उस बैक्टीरिया में और इन्फेक्शन करा देता है। लेकिन इस चीज़ को आप सोचो, 100 साल 150 साल पहले साइंटिस्ट लोग कैसे एज्यूम करते होंगे, क्या क्या सोचते होंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग ये बात एज्यूम करते थे, बात सोचते थे कि भाई अपने पास दो ऑप्शन है। ऐसा हो सकता है कि ये जो वायरस का जो प्रोटीन कोड जो कैप्सिड है ना, ये कैप्सिड पूरा एंटर कर जाता होगा और इन्फेक्शन कराता होगा। या फिर कोई साइंटिस्ट सोचा कि भाई अंदर में ये जेनेटिक मटेरियल, ये डीएनए है जो कि अंदर में एंटर कर रहा है और इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों के पास दो पॉसिबिलिटी था। एक पॉसिबिलिटी था ये है ना, प्रोटीन कोड कैप्सिड का एंटर हो जाना,
या फिर उनके पास दूसरा पॉसिबिलिटी था क्या, जेनेटिक मटेरियल डीएनए का एंटर हो जाना। ओके, तो ये जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है अभी, हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट, ये इसी बेसिस पे है कि भाई ये जो इन्फेक्शन जब हो रहा है तो अंदर क्या एंटर कर रहा है, क्या वो प्रोटीन कोट एंटर कर रहा है या फिर वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंटर कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, हालांकि हम अभी भी वहीं अटके हुए हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आप लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है, ऐसे भी और वैसे भी। तो अभी आप यहाँ पर देखो, आपके सामने एक वायरस है। ठीक है, जिसका नाम है क्या, बैक्टीरियोफेज। अब इसमें आप समझो, इस बैक्टीरियोफेज में समझो कि अंदर में अगर मैं यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल बना दूँ ऐसा, ठीक है, ये मैंने बना दिया क्या, जेनेटिक मटेरियल, दैट इज व्हाट, डीएनए। ओके, ठीक है, और अब अगर मैं बना दूं यहाँ पर क्या है, ये कैप्सिड। ठीक है, अब समझना अच्छे से। तो अभी अगर मैं ये बात पूछूं कि भाई बताओ ये बात कैसे पता चलेगा कि अंदर में क्या एंटर कर रहा है, ठीक, ये बात आपको मुझे अच्छे से पता है आज 2025 में कि अंदर में जो है ये डीएनए एंटर कर रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम लोगों को पता लगाना होगा तो कैसे पता लगेगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई डीएनए ग्रीन कलर का है और ये जो प्रोटीन कोट है ये ब्लू कलर का है। तो अंदर में क्या पाया गया, अंदर में डीएनए पाया गया, ग्रीन कलर पाया गया, तो इसका मतलब डीएनए घुसा होगा। और अगर यहाँ पर अगर ब्लू कलर अगर पाया जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या, कैप्सिड पाया गया। लेकिन क्या एक्चुअल में हम लोग इस तरह से ग्रीन कलर ब्लू कलर हम लोग कर सकते हैं, बताओ, नहीं कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि भाई अंदर में ये कैप्सिड अंदर घुसा या फिर वो डीएनए अंदर घुसा। तो यहाँ पर एक टेक्निक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक या फिर रेडियो आइसोटोपी टेक्निक। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनना है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, सर क्या होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रेडिएशंस एमिट करता है और उस रेडिएशंस को डिटेक्ट कर पाना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर मान लो इसको कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक्स से मान लो हम लोग इसको लेबल कर दिए और यहाँ पर हम लोग कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वाई से हम लोग लेबल कर दिए। ठीक है, तो ये दो में से कोई एक ही अंदर एंटर करेगा ना, ये जो डीएनए है और ये जो कैप्सिड, इसमें से कोई एक एंटर करेगा। ठीक है, तो जो वाला रेडिएशन एमिट करेगा वही वाला सब्सटेंस अंदर घुसा होगा। समझ में आया बात, अगर मान लो एक्स वाला रेडिएशन अंदर में एमिट हो रहा है, डिटेक्ट हो गया, तो इसका मतलब डीएनए घुसा होगा। अगर वाई वाला रेडिएशन अगर एमिट हो रहा है तो वो वाई घुसा होगा अंदर में। क्या इतना बात आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा थम्स अप करो, है ना, कि आपको समझ में आ रहा है। तो यहीं पे हम लोग अपना लिखते हैं पहला वाला स्टेप। ठीक है, स्टेप वन जिसका नाम है रेडियो एक्टिव लेबलिंग। ठीक है, ठीक है, रेडियो एक्टिव लेबलिंग। चलिए अब ध्यान से समझिए बात को। तो हम लोग यहाँ पर कौन से सब्सटेंस हम लोग लेबल करते हैं, इसको हम लोगों को लिखना है। ठीक है, तो कैप्सिड जो है ना यहाँ पर लेबल किया गया है किससे, एकदम ध्यान से समझिए। लेबल्ड बाय रेडियो एक्टिव S35। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेबल्ड बाय, यहाँ पर हो जाएगा लेबल्ड बाय रेडियो एक्टिव
P32, ठीक है। अब समझिए अच्छे से कि इसको लेबल किया कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख तो दिया कि लेबल हो गया, इसको लेबल किया कैसे होगा। तो इसको लेबल करने के लिए क्या होता है ना, एक कल्चर प्लेट लेते हैं। कल्चर प्लेट क्या होता है, कोई वैसा मीडियम जहाँ पर उस बैक्टीरिया को, मतलब इस वायरस को ग्रो कराएगा। तो मीडियम में जो भी चीज़ रहेगा वो चीज़ उस वायरस में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़े थे ना बचपन में कहीं पे कि वाइट कलर का रोज़ है और उसको अगर लाल पानी में अगर आप डाल दोगे तो फिर वो रेड पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो मीडियम में जो चीज़ रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक वैसे अगर हम लोग इस वायरस को अगर किसी कल्चर मीडियम में अगर हम लोग मान लो ग्रो कराए, तो कल्चर मीडियम में जो भी चीज़ रहेगा, ठीक है, मान लो फॉस्फोरस अगर रहा या फिर सल्फर अगर रहा तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बॉडी में। अब कैसे क्या एब्जॉर्ब होगा, तो आपको पता है ना कि डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है। डीएनए बना होता है छोटा यूनिट न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड बना होता है शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस से। तो जो चीज़ जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो फॉस्फोरस जो है ना, ये जो फॉस्फोरस है P32, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि लेबल कर दिया गया, अटैच कर दिया गया किस में, डीएनए में। और ये जो है S35 है, सल्फर है S35, जो कि अटैच कर दिया गया किस में, इस कैप्सीड में, प्रोटीन कोट में। यहाँ तक आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। आप इसमें ध्यान दो, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। ये आपका जो पहला जो स्टेप है, जो आपका पहला स्टेप है, ये हो रहा है इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक, जिसमें ये जो बैक्टीरिया है इस वायरस के द्वारा इन्फेक्ट हो रहा है। और उससे ठीक पहले यहाँ पे लेबलिंग किया जा चुका है, रेडियो एक्टिव लेबलिंग, जो बाहर में जो कैप्सिड है वो S35 और अंदर में जो डीएनए है वो P32, ठीक है। अब एकदम ध्यान से आप सुनना बातों को, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ पर कि ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है वो क्या होगा, ये डीएनए अंदर में एंटर कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो डीएनए है, ये डीएनए एंटर कर जाएगा। तो ये डीएनए यहाँ से निकल के यहाँ पर हो गया, ये जो डीएनए यहाँ से निकल करके यहाँ पर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग बोले क्या, इन्फेक्शन बोले। अब इसको ध्यान से आप समझिए। आपको ये वाला आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ भाई, इसमें जो चीज़ चला गया तो इसमें डीएनए चला गया है तो पॉजिटिव डिटेक्शन, और इसमें प्रोटीन कोट नहीं गया है तो S35 निगेटिव डिटेक्शन, और इसमें ये जो प्रोटीन कोट है वो है तो ये पॉजिटिव डिटेक्शन, और इसमें जो डीएनए वो घुस के चला गया तो यहाँ पर निगेटिव डिटेक्शन। ये आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। लेकिन इस बात को अब ध्यान दो कि थोड़ा सा जो है ना, साइंटिस्ट लोग इसको टफ बना दिया। टफ कैसे बना दिया, वो बोला कि भाई इस साइड में मैं सिर्फ और सिर्फ S35 का ही डिटेक्शन करूँगा, और इस साइड में मैं सिर्फ P32 का ही डिटेक्शन करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया वाले सेल में P32 का डिटेक्शन पॉजिटिव होगा, है ना, और यहाँ पर जो P32 है इसका डिटेक्शन नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ S35 का डिटेक्शन मैं करूँगा तो S35 तो इसमें नहीं घुसा ही, तो बाहर में ही रह गया है, तो जो S35 है इसका डिटेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, और ये S35 तो अंदर घुसा ही नहीं है तो इस सेल के लिए जो S35 डिटेक्शन निगेटिव होगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आया? फिर से सुनिए एकदम ध्यान से। साइंटिस्ट बोला ना कि S35 खोजो, इसमें कहाँ गया? क्या S35 अंदर घुसा है क्या? नहीं घुसा है भाई। S35 बाहर ही रह गया है क्या? हाँ भाई, बाहर में ही रह गया है। इस साइड में खोजो P32 कहाँ पर है? P32 अंदर घुसा है क्या? हाँ भाई, घुसा है भाई। P32 है ना भाई। P32 अंदर में, सॉरी बाहर में है क्या? नहीं भाई, बाहर में नहीं है P32। समझ में आया ये बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिटाइए, मैंने आपको सिर्फ अभी समझाया, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे एकदम ध्यान से सुनना है और इसको अप्लाई करना है। ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको बताया, इसको अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए समझिए ध्यान से। अब देखो क्या होगा। तो अब यहीं पे अगर मैं डिटेक्शन करने लग जाऊं कि भाई S35 जो है वो बाहर रह गया कि अंदर है, तो फिर क्या होगा ना कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो है वो एमिट होगा, अंदर वाला एमिट होगा, लेकिन वो अच्छे से वो मतलब डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। इसको ऐसे समझो ना कि रियल में एक्सपेरिमेंट जब हुआ होगा तो एक ग्लास टम्बलर होगा, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर बैक्टीरियल सेल होंगे, और यहाँ पर बाहर में इस तरह से वायरस होगा, ऐसे वायरस होगा। अब ये बात आपको और मुझे ये बात पता है ना अच्छे से कि अंदर का जो डीएनए है वही अंदर घुस गया है ना, ठीक है, वायरस का डीएनए अंदर घुस गया है।
तो अब बैक्टीरियल सेल के अंदर में P32 का डिटेक्शन पाया जाना है और इसके ऊपर में S35 का डिटेक्शन पाया जाना है। लेकिन ये दोनों कितना ज़्यादा क्लोज है, बताओ, क्लोज है ना। तो रेडिएशंस जब एमिट होगा तो दोनों में ही पॉजिटिव, हर जगह पॉजिटिव डिटेक्शन पाया जाएगा, दोनों हर जगह पाया जाएगा। समझे बात को? वो हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि रेडिएशंस कहाँ से निकल रहा है, क्या वो इस बैक्टीरियल वाले सेल से निकल रहा है या फिर क्या वो इस वायरस से निकल रहा है, बात पता नहीं लगा पाएंगे हम लोग। इसी कारण से क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोगों को सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। और सेपरेट करने के बाद ये बात पता चलेगा क्या कि भाई डेंसिटी के अकॉर्डिंग, वो पढ़ते थे ना आप क्लास 7-8 में, पार्टिकल को सेपरेट कर, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल वाला चैप्टर जिसमें हैंड पिकिंग मेथड ये सब था, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन आप पढ़े थे। मतलब दो लिक्विड अगर है और दोनों का डेंसिटी अगर अलग अलग है तो वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो जाएगा। जो लाइटर वाला रहेगा वो ऊपर तैरेगा, जो हैवी वाला रहेगा वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि जो भी बैक्टीरियाज है वो सब नीचे बैठ जाएगा, जो भी वायरस का जो कोट है, प्रोटीन कोट कैप्सिड, वो ऊपर तैरता रह जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन सा रेडिएशन है और यहाँ पर कौन सा रेडिएशन है। इसी को हम लोग अब कैसे बनाएंगे, एकदम ध्यान से देखो। ठीक है, इसी को हम लोग अब कैसे बनाएंगे, इसी को हम लोग जो है अब ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया क्या, बैक्टीरियल सेल। और ये हो गया क्या, कैप्सिड। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, ये बैक्टीरियल सेल है। और यहाँ पर क्या है, ये कैप्सिड है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए। इसको जो है ना, आपका जो बुक है वो क्या बोला है समझो। इसको आपका बुक बोला है सुपरनेटेंट। क्यों बोला है समझाएंगे अभी। ठीक है, और इसको आपका बुक सिंपली बोला है क्या, बैक्टीरियल सेल। ठीक है, समझाएंगे अभी, एकदम ध्यान से सुनो। इसको आपका बुक बोला है सुपरनेटेंट। ठीक है, और इसको आपका बुक बोला है बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब समझना अच्छे से। अब आप बताओ कि S35 के लिए डिटेक्शन कहाँ पर होगा। S35 प्रोटीन कोड तो सर बाहर में रह जाता है सर, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव डिटेक्शन ऑफ S35। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे नो रेडियो एक्टिविटी फाउंड, क्योंकि ये जो प्रोटीन कोट है वो अंदर थोड़ी जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नो रेडियो एक्टिविटी फाउंड। ठीक है, आप समझो कि इसको सुपरनेटेंट क्यों बोला गया, क्या होता है सुपरनेटेंट का मीनिंग। ठीक है, तो अब आप शायद ये बात आप पढ़े हो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपका एक चैप्टर होता है क्लास 12th में, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है क्या, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, उसमें आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ये सबको पढ़ना होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही आपका एक बात लिखा हुआ है सुपरनेटेंट। ठीक है, तो सुपरनेटेंट का मतलब एकदम ध्यान से सुनना, जब कोई लिक्विड है इस तरह से, ठीक है, और जो नीचे में जो बच जाएगा है ना, उसको बोला जाता है सेडिमेंट्स। ठीक है, और जो ऊपर में जो तैरता रह जाएगा उसी को बोला जाता है सुपरनेटेंट। समझ में आ रहा है बात। तो ऊपर में जो तैरता रहेगा ना उसको बोला जाता है क्या, सुपरनेटेंट। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब एकदम ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ठीक है, यहाँ तक हो गया है ना। मतलब ये जो है कैप्सिड ऊपर में तैरते रहता है। ठीक है, जो ग्लास टम्बलर रहेगा आपका जार वाला, वो ऊपर में तैरते रहेगा वायरस, इसलिए बोला गया इसको सुपरनेटेंट, इसको बोला गया बैक्टीरियल सेल। अब यहाँ पर क्या होगा भाई बताओ। तो यहाँ पर आपका देखा जाएगा सुपरनेटेंट में, हाँ देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है, P32 का करना है। P32 अंदर घुस जाता है तो अंदर पहले, अंदर में P32 को खोजो पहले, है ना। तो P32 के लिए यहाँ पर लिखो पॉजिटिव।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना लैंग्वेज मेरा, पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या ऊपर में P32 पाया जाता है क्या? भाई नहीं पाया जाता, ये घुस के अंदर चला गया है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे P32 के लिए नेगेटिव, समझ में आया बात। उसी को उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम लोग, है ना, कि यहाँ पर नो रेडियो एक्टिविटी फाउंड, और यहाँ पर बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी फाउंड ऑफ P32। कोई दिक्कत है इस लैंग्वेज में? बताओ, थोड़ा स्पेस कम था वहाँ पे, कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है। अब इसको ना बोला गया है स्टेप्स के फॉर्म में। देखो ध्यान दो, बोर्ड्स में ये वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। स्टेप्स के फॉर्म में जो ये वाला स्टेप है इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होना, ठीक है, INFECTION, इन्फेक्शन, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला स्टेप है ना, इसको बोला गया है ब्लेंडिंग, ठीक है। और जो तीसरा वाला स्टेप है इसको बोला गया है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो ये 3 स्टेप है, ठीक है, ये 3 स्टेप है। और यहाँ पे आप अगर बनाना चाहोगे, तो ये ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। इन्फेक्शन आपको पता है। ब्लेंडिंग का देखो 2 मीनिंग होता है। ब्लेंडिंग का मतलब आप समझते हो ऐसे ब्लेंड कर देना, ठीक है, या फिर ऐसे मिक्सिंग, वो था ना आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, जीन्स डू नॉट सो ब्लेंडिंग, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में था, ठीक है। तो ब्लेंडिंग मतलब समझो कि यहाँ से इसका कनेक्शन जो है वो टूट रहा है, इसका कनेक्शन जो है वो टूट गया है यहाँ से, है ना, समझे बात को। यहाँ पे यही है, आप डायग्राम में देखोगे ना तो बहुत बारीकी से आपको दिखाई देगा, ठीक है। इन्फेक्शन हो गया, ब्लेंडिंग हो गया, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया जिससे कि वो सेपरेट हो गया। ऊपर में जो है वो हल्का लेयर है, नीचे में हैवी लेयर है। और वैसे भी जो वायरस होता है ये छोटा मॉलिक्यूल है बैक्टीरिया के कंपैरिजन में, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, ठीक है। और जब ये इसको इन्फेक्ट कर रहा है तो ये तो छोटा ही होगा ना उससे। चलो, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है ना। अब हम लोग जो है समझने वाले हैं कि इससे हम लोग को क्या कंक्लूज़न मिला, ठीक है। तो इससे हम लोग का कंक्लूज़न है कि DNA was the genetic material। इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स आप किए हो ना, उसमें ये बात बार बार प्रूव करने का कोशिश किया है कि हाँ DNA वॉज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में कंक्लूड कौन सा एक्सपेरिमेंट करता है इस बात को कि DNA वॉज द जेनेटिक मटेरियल? हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट करता है इस बात को, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा देख लें NCERT माता की महिमा। हर प्रश्न में तुम्हारा ही नाम दिखाई देता है। देखो, आओ ध्यान दो। अरे ये क्या हो गया? तो बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन कोट जो है कैप्सीड, उसको लेबल किया गया है किससे? S35 से, है ना। प्रोटीन कैप्सूल भी बोलते हैं और प्रोटीन कोट कैप्सीड भी बोलते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बदल के दे सकता है आपके एग्जाम में। और यहाँ पर P32 से लेबल किया गया है किसको? DNA को लेबल किया गया है, ठीक है। तो इस तरफ जो डिटेक्शन करेगा वो देखो सल्फर का है, और इस तरफ में देखो प्रोटीन का है। इसीलिए मैंने क्या किया, प्रोटीन का नहीं फॉस्फोरस का है, सॉरी। इसलिए मैंने क्या किया, इस तरह से यहाँ पे डायग्राम बना, इस तरफ लिखा क्या? सल्फर, इस तरफ क्या लिखा? फॉस्फोरस। और अच्छे से किया था कि आपका नोट्स आपका क्लियर रहे, ओके। अब देखो पहला स्टेप क्या है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में देखो अब जो DNA है वो DNA देखो अंदर घुस रहा है, देखो अंदर घुस गया, दोनों का देखो खाली हो गया, देखो यहाँ पर खाली हो गया, है ना, इन्फेक्शन। फिर देखो आप यहाँ पर जुड़ा हुआ था दोनों, ठीक है। और यहाँ जब ब्लेंडिंग हुआ तो ब्लेंडिंग में आप देखो, ये ब्लेंडिंग में देखो अलग हो रहा है, यहाँ पर देखो अलग हो रहा है, यहाँ पर, है ना, ब्लेंडिंग हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद हो रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब जब सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो जो हल्का रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, जो भारी रहेगा वो नीचे हो जाएगा, ऊपर, है ना। तो सुपरनेटेंट, देखो यार NCERT थोड़ा यार ऊपर लिख देता तुम, है ना, तो समझ में आता। आप इसको समझो यहाँ पर कि ये वाला होना चाहिए था नीचे, ये वाला ऊपर, है ना। तो समझ में आता जा करके कि भाई सुपरनेटेंट का मीनिंग क्या कहना चाह रहे हो तुम, है ना। तो सुपरनेटेंट देखो यहाँ पर क्या है, ये है आपका
प्रोटीन कोट। तो प्रोटीन कोट में जो है आपका जो सल्फर है, ये सल्फर पाया गया है ना, रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इसमें, ठीक, बाहर वाला में, ठीक। लेकिन क्या इसके अंदर में ये कैप्सिड घुसा होगा? क्या नहीं घुसा होगा, तो नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन द बैक्टीरियल सेल्स। लेकिन यहाँ पर देखो आप फॉस्फोरस के बारे में, फॉस्फोरस के बारे में क्या है, फॉस्फोरस है, डीएनए है, अच्छा अंदर घुसा होगा भाई, अंदर 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 अंदर, हाँ इसमें देखो रेडियो एक्टिव P32 डिटेक्टेड, मतलब ये अंदर घुस चुका है। अच्छा लेकिन बाहर में तो नहीं पाया जाएगा भाई, तो अंदर घुस चुका। नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, देखो लिखा हुआ है ना सुपरनेटेंट। कोई दिक्कत है समझने में? बताइए। डायग्राम आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ? आप बोर्ड एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में चाहो तो आप मेरा वाला डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम आपको बताओ अब अच्छे से क्लियर है कि नहीं है? ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। चलिए ओके, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी देखें अब, आओ एनसीईआरटी देखते हैं। आपका ये टॉपिक शुरू था, ठीक है। बोला गया कि भाई अनइक्वीवोकल प्रूफ, इस वर्ड से आया हुआ क्वेश्चन। इक्वीवोकल, इक्वी मतलब इक्वल, इक्वल, वोकल मतलब बोला हुआ चीज़, बोला हुआ चीज़ जो कि सब लोग इक्वली माने, और वहाँ लिखा हुआ है अन मतलब नहीं माने। साइंटिस्ट लोगों के द्वारा गया बोला हुआ चीज़ जो कि इक्वली नहीं माना गया, ठीक है। वो क्या था कि डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इतना टफ लैंग्वेज बोलता है यार, ठीक है। किस एक्सपेरिमेंट से? अल्फ्रेड हर्सी एंड मार्था चेज, ठीक है। हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 1952 में हुआ था। मतलब ये बोला कि भाई हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट किया और अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल दिया, ठीक है, बोला गया। लेकिन सभी साइंटिस्ट लोग अभी तक डिबेट कर ही रहे थे, लेकिन फिर भी अगर आपका क्वेश्चन आए नीट में तो आप बोलोगे हाँ, हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट से बात कंक्लूड होता है कि डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक, ओके। दे वर्कड ऑन द वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, जिसका नाम था बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जो है वो अटैच हो जाता है किसमें? बैक्टीरिया में, और वो अपना जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है? एंटर करा देता है। कहाँ एंटर कराता है? बैक्टीरिया वाले सेल में एंटर कराता है। जो बैक्टीरियल सेल है ना, उसको फिर अपना डीएनए समझ के उसको वो क्या करता है? रेप्लिकेट करते जाता है। बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल्स। वायरस पार्टिकल मतलब क्या? वायरस का डीएनए वाला पार्टिकल जो अंदर घुसा है उसी को वो और रेप्लिकेट कराएगा, ठीक है। चलो देखो, हर्सी चेज वर्क करते हैं और डिस्कवर करते हैं कि प्रोटीन और डीएनए है ना, कि वेदर मतलब क्या था, क्या वो प्रोटीन था या फिर वो डीएनए था जो कि वायरस से एंटर करता था किसमें? बैक्टीरिया में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो पहले ग्रो करते हैं कल्चर मीडियम में, किसको? वायरस को, है ना, ताकि वो फॉस्फोरस अंदर घुस जाए और प्रोटीन कोड बाहर चिपक जाए, ठीक है। दे ग्रीव सम वायरसेस ऑन द मीडियम कंटेन्ड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर मीडियम दैट कंटेन्ड रेडियो एक्टिव सल्फर, ओके, ठीक है। वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड रेडियोएक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। क्या बोल दिया भाई यहाँ पर? अच्छा एक बात आप समझो, एकदम ध्यान से समझो। आपको मैंने उस तरह से जो बताया ना आपका डायग्राम, ताकि वो आपको इजी लगे, ठीक है। एक्चुअल में जब किया होगा ना, जब ये लेबलिंग जब ये किया होगा तो वो अलग अलग प्लेट्स में रखा होगा। एक प्लेट में रखा होगा क्या? S35, एक प्लेट में रखा होगा क्या? P32, ठीक है। और उसके बाद ये चेक कर रहा होगा, इसलिए उतना कॉम्प्लिकेट करके वो बनाया डायग्राम, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको साथ में बताया ताकि आपको इजी लगे, ठीक है। चलो ओके, तो क्योंकि आप ना फंसे रह जाओगे उसमें कि दो जगह पर काहे किया, एक ही जगह पर लिख देता है ना। चलो तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, ध्यान देते हैं इस बात को, ठीक। आओ, बोल रहा है दे ग्रीव सम वायरसेस ऑन द मीडियम दैट कंटेन्ड रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर मीडियम दैट कंटेन्ड रेडियोएक्टिव सल्फर। यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया, रेडियोएक्टिव सल्फर यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। वायरस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस के प्रेजेंस में ग्रो कराया, ठीक है। कंटेन्ड रेडियोएक्टिव डीएनए, ठीक है। और फॉस्फोरस में जब वो ग्रो कराया तो डीएनए में रेडियोएक्टिव घुस गया, लेकिन रेडियोएक्टिव प्रोटीन में नहीं घुसा। क्यों?
क्योंकि बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस, मतलब कि डीएनए का कंटेंट होता है ना, मैंने आपको बताया भी है, डीएनए का कंटेंट होता है ना फॉस्फेट या फिर फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड। तो इसीलिए जो डीएनए है, क्योंकि उसके अंदर में पार्टिकल है फॉस्फेट का, मतलब फॉस्फोरस का, इसी कारण से वो P32 को एब्जॉर्ब कर लिया अपने में। समझ में आया बात? लेकिन प्रोटीन नहीं किया उसको एब्जॉर्ब। समझ में आया बात? ठीक है। बट प्रोटीन डज नॉट, ये उसका मीनिंग हुआ। ठीक है। सिमिलरली वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए बिकॉज डज नॉट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक उसी तरीके से जो प्रोटीन वाला था ना, वो S35 को एब्जॉर्ब किया, वो P32 को एब्जॉर्ब नहीं किया। वही इसमें बात लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटीरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। ठीक, तो भाई ये बात तो पता ही हम लोगों को बहुत पहले से, ये बात तो हम लोगों को पता ही है, बहुत क्लियर है हम लोगों को। ये बात डिबेट भी हुआ है। क्या डिबेट हुआ है? कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है डीएनए वर्सेस आरएनए का, ठीक है, या फिर डीएनए वर्सेस आरएनए वर्सेस प्रोटीन का। ठीक है, कि जेनेटिक मटेरियल जो है ना अनइक्विवोकली रिजॉल्व हुआ है फ्रॉम द हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट से, कि एक स्टेबलाइज्ड फैक्ट मिला कि डीएनए जो है ना एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल करता है। इसलिए मैंने आपको ये कंक्लूजन बताया। देखो ये कंक्लूजन समझ में आ रहा है ना, ये कंक्लूजन समझ में आ रहा है ना। ठीक है। हाउएवर सब्सिक्वेंटली बिकेम क्लियर दैट, क्या क्लियर हुआ भाई? क्या क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ कि किसी किसी वायरस में, अच्छा यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको मिलेगा, यहाँ पर से आपको कुछ फैक्ट्स आपको निकाल लेना है। ठीक है, आपको यहाँ से फैक्ट्स निकाल लेना है कि भाई जैसा कि आरएनए जो है ना, आरएनए किसी किसी जेनेटिक मटेरियल में, आरएनए किसी किसी जेनेटिक हो, हाँ, कि किसी किसी वायरस में आरएनए जो है ना एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। किस में काम करता है? फॉर एग्जांपल टीएमवी मतलब टोबैको मोज़ैक वायरस, ये बात आप पढ़े थे क्लास 11 में, और क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ठीक है। अच्छा, और एक होता है भाई, एक और होता है, कौन सा होता है? एक होता है रेट्रो वायरस, और इसी रेट्रो वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं एड्स वायरस। ठीक है, या फिर एड्स वायरस एक और नाम क्या हो जाएगा? HIV वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, मतलब तीनों नाम एक ही है, रेट्रो वायरस। आर से रेट्रो वायरस, आर से आरएनए, वैसा वाला वायरस जिसमें आरएनए होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर आंसर टू सम क्वेश्चन सच एज कि क्यों डीएनए जो है ना एक प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, लेकिन आरएनए परफॉर्म करता है डायनेमिक फंक्शन, बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि मैसेंजर का काम करता है, अडेप्टर का काम करता है। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हिंट करता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना बात को। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले जो आने वाला था, मतलब आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल एवर केम। सबसे दुनिया में पहले जो आया जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए था। ठीक है, और आरएनए बहुत सारा फंक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, बहुत कुछ करता है। क्या क्या होता है आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया कि सबसे फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन था? आरएनए था। दूसरी बात, आरएनए डायनेमिक फंक्शंस परफॉर्म करता था, बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करता है, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, बहुत कुछ करता है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो आरएनए है वो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आरएनए रिएक्टिव नेचर का है। आरएनए एंजाइमेटिक तरह भी काम करता है, आरएनए एंजाइम्स की तरह काम कर जाएगा, आरएनए रिएक्शन में चला जाएगा, वो रिएक्टिव हो जाएगा वो। तो क्योंकि आरएनए रिएक्टिव हो गया है ना, इसी कारण से वो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्योंकि एक बेस्ट जेनेटिक मटेरियल के लिए क्राइटेरिया ये है कि वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, वो स्टेबल होना चाहिए, वो ऐसा नहीं कि तुरंत म्यूटेट कर गया, तुरंत बदल गया। और ये सारा बात आपका लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है? आपका आरएनए वर्ल्ड का जो टॉपिक है वहाँ पे लिखा हुआ है सेम बात। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, चलो देखो इसका जिक्र क्या है कि आरएनए परफॉर्म्स डायनामिक फंक्शन, जैसे कि मैसेंजर का काम करना, अडेप्टर का काम करना। ये मैं आगे आपको समझा पाऊंगा, अभी यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगा मैं आपको कि आरएनए मैसेंजर का काम कैसे करता है। ठीक है, फिलहाल आप बस ये याद रखो कि जो हमारे पास ये आरएनए है ना, इसका 3 टाइप है। एक होता है mRNA, एक होता है rRNA, एक होता है tRNA। तो ये जो mRNA है ना, इसी को बोला गया है क्या? मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और ये जो tRNA है ना, इसको बोला जाता है ट्रांसफ़र आरएनए, और ट्रांसफ़र आरएनए को ही बोला गया है क्या? अडेप्टर मॉलिक्यूल।
क्यों बोला गया ये हम आपको आगे ही समझा पाएंगे, अभी नहीं क्लियर करा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे आपका सेपरेट टॉपिक ब्रॉड पूरा आपको पढ़ना है, ठीक। चलिए वापस आइए। हाँ, तो बोला भाई कि आरएनए परफॉर्म कर डायनेमिक फंक्शन, मैसेंजर, अडेप्टर, और ये बहुत ह्यूज डिफरेंस पाया जाता है इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स में भी, ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड का दो मॉलिक्यूल जो कि डीएनए आरएनए, उसमें बहुत ह्यूज केमिकल डिफरेंस होता है, ठीक। क्या आप दो केमिकल डिफरेंस आप बता सकते हो कि डीएनए आरएनए का क्या होगा? ये मैंने आपको होमवर्क बोला था लिखने के लिए, क्या आप होमवर्क करके आए थे? बताओ डीएनए आरएनए के बीच में क्या क्या डिफरेंस होगा। ये तो मैं नहीं लिखने वाला, मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है। होमवर्क खुद से, थोड़ा तो खुद से मेहनत करो। डीएनए में डी ऑक्सीजनेटेड राइबोज शुगर, आरएनए में राइबोज शुगर, डीएनए में थाइमीन, आरएनए में यूरासिल, और उसके बाद फिर आपका डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है यूजुअली, और आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है यूजुअली, ठीक है। ये सब क्या है? केमिकल नेचर है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये। और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसलिए उसमें OH ग्रुप नहीं है, फ्री OH ग्रुप नहीं है। आरएनए में राइबोज शुगर है, इसमें फ्री OH ग्रुप है, इसलिए वो रिएक्टिव है। ये सब का डिफरेंस है, ठीक है। चलिए आइए, म्यूटेशन स्लो करता है आपका डीएनए, और वो म्यूटेशन फास्ट करता है। म्यूटेशन का मतलब क्या? म्यूटेशन का मतलब है सडन चेंज इन द जेनेटिक मटीरियल, ठीक। चलिए आइए, अब देखो ए मॉलिक्यूल, हाँ ये पूछ सकता है कि भाई एक मॉलिक्यूल जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करना चाहता है वो क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करेगा? तो ए मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, उसको फुलफिल करना पड़ेगा फॉलोइंग क्राइटेरिया। जैसे कि उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा खुद को, मतलब उसको अपना रेप्लिका बनाना पड़ेगा। डीएनए डैमेज हो जाए, डीएनए को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने डॉटर सेल्स में, तो उसको रेप्लिका बनाने आना चाहिए, वो रेप्लिकेट करना खुद को, है ना, जानना चाहिए। समझे बात को? ओके। और वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। स्ट्रक्चरली हमारा डीएनए स्टेबल है। कैसे स्टेबल है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए वो क्या है? स्टेबल है स्ट्रक्चरली। और केमिकली वो कैसे स्टेबल है? क्योंकि उसके पास OH ग्रुप, फ्री OH ग्रुप नहीं होता उसके पास यूरासिल नहीं होता, उसके पास थाइमीन होता है। इन सब कारण से वो केमिकली भी स्टेबल है। और है ना, अब ये क्योंकि स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसमें जो म्यूटेशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो होना चाहिए। अब समझो एकदम ध्यान से, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। जैसे होता है ना कि जो डीएनए है अगर उसमें सडन चेंज आ जाएगा तो इसका मतलब उसमें म्यूटेशन हो गया, म्यूटेट हो गया। म्यूटेशन मतलब बदलना, ठीक। तो जो एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल है उसको म्यूटेशन नहीं होना, उसको बदलना नहीं है, उसको स्टेबल रहना है, स्थिर रहना है। मतलब एक अच्छा रिश्ता वही है ना, एक अच्छा रिश्ता वही है जिसमें लोग बदले नहीं, लोग स्टेबल रहें, एकदम लॉयल रहें। कभी ना कभी आपको एक वक्त के बाद स्टेबिलिटी गेन करना होता है, आपको बहुत स्थिर होना पड़ता है, ठीक है। और उसी स्थिरता के कारण आप जीवन में अपने पार्टनर के साथ आप संतुलन बना पाओगे, और ये संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके जीवन की गाड़ी बहुत अच्छे से स्मूथली चल सके, ठीक है। आइए समझिए, हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे थे भाई। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, हाँ। और दूसरा बात ये, आप पढ़े हो ना क्लास 10 वगैरह में आप पढ़े हो, और उसमें आप पढ़ रहे हो वो में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, कि ये जो आपका डीएनए है, ये डीएनए का जो सेगमेंट होता है, इस सेगमेंट को हम लोग जीन कहते हैं। और ये जो जीन है ना, ये जीन किसका पार्ट है? डीएनए का ही पार्ट है। डीएनए बेस्ट जेनेटिक मटेरियल इसलिए होगा क्योंकि इसका जो जीन है वो केपेबल होना चाहिए मेंडेलियन फॉर्म में एक्सप्रेस होने के लिए। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, है ना, इस तरह से केपेबल होना चाहिए मेंडेलियन फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए खुद को। वही बात जो है यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। स्वाहा, समझे बात को? चलो, इफ वन, हाँ इसमें भाई क्या बताया गया, देखो थोड़ा इसको बड़ा कर दें। इफ़ वन एग्जामिन, मतलब अगर वन बाय वन अगर हम लोग एग्जामिन करते हैं तो हम लोगों को ये बात दिखाई देगा कि भाई जो बेस पेयरिंग है ना, ये जो कॉम्प्लीमेंटारिटी वाला रूल, ए ज्वाइन करेगा टी के साथ, सी ज्वाइन करेगा जी के साथ, ये जो कॉम्प्लीमेंटारिटी है, ठीक है, किसमें? दोनों ही न्यूक्लिक एसिड में है, डीएनए आरएनए दोनों में ही है, ठीक है। इस कारण से क्या है, डायरेक्ट डुप्लीकेशन हो सकता है, डबल हो जाएगा। अदर जो मॉलिक्यूल है लिविंग सिस्टम में, जो प्रोटीन है वो फेल हो जाता है अपना क्राइटेरिया को। अच्छा, मतलब ये बात बोला कि भाई जो कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल है ना, कि ए ज्वाइन करेगा टी के साथ, सी ज्वाइन करेगा जी के साथ, इस कारण से खुद को डबल कर लेता है, रेप्लिकेट करके डबल बना लेता है। लेकिन ये सारा प्रॉपर्टी किसी प्रोटीन वगैरह में नहीं पाया जाता है, और अगर पाया जाता तो प्रोटीन भी आज के समय में जेनेटिक मटीरियल बन चुका होता, ठीक है।
ये बात बताया। जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल, हाँ भाई ये स्टेबल होना चाहिए इनफ, है ना, ताकि ये चेंजेस नहीं कर सके, है ना, डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में वो चेंज ना कर सके एज के साथ या फिर किसी भी तरह का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के साथ वो चेंज नहीं हो जाए। स्टेबिलिटी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसका, जेनेटिक मटेरियल का, बहुत ये एक एविडेंट है वो, है ना, किसमें, जो कि हमको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में भी दिखाई दिया, समझे बात को कि वो जो है इटसेल्फ वहाँ पर हीट किल्ड दे दिए थे, उसके बावजूद उसका जो डीएनए था वो इंटैक्ट था, सेम प्रॉपर्टी था उसमें, इसीलिए तो वो डीएनए निकल करके आया और आर स्ट्रेन को भी एस में बदल दिया। देखो लिखा हुआ विच किल्ड द बैक्टीरिया एटलीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना, सेम बात लिखा हुआ है। दिस इज नाउ कैन ईजिली एक्सप्लेन्ड in light of DNA that two strand being complementary if separated by heating come together when appropriate condition are provided। मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये हुआ कि हीट देने से अगर कोई डीएनए अगर टूट गया है तो वो वापस से जुड़ भी जाएगा, समझे बात को। अरे अब कैसे समझाते रखो, अब मान लो क्लास में बैठे हुए हैं ना, दो गो एकदम सुंदर कन्या और चिंटू बैठा हुआ है, ठीक है, तो चिंटू और सुंदर कन्या दोनों ऐसे बैठा हुआ था, है ना, तो हम क्लास में घुसे, दोनों को अलग कर दिया, अलग अलग बैठो, फिर जैसे ही हम जाएंगे दोनों फिर साथ बैठेगा कि नहीं, बताओ बैठेगा कि नहीं, एकदम बैठेगा, है ना। तो वैसे ही डीएनए को हीट देके आप अगर अलग अलग कर दिए, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया और जैसे उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगा तो फिर वापस से वो जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका, वही बात तो एक्सप्लेन किया हुआ है, समझ में आया बात, ठीक है, ओके, अप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड, ठीक। फर्दर सेकेंड वाले कार्बन पे जो OH वाला ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, किसमें, आरएनए में प्रेजेंट है, इसी कारण से वो क्या हो जाता है, वो रिएक्टिव हो जाता है और वो आरएनए को क्या बनाता है, वो लेबाइल बनाता है एंड इजीली डिग्रेडेबल। लेबाइल का मतलब होता है वो रिएक्ट कर जाना, टूट जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, स्टेबल नहीं होना, उसी को बोलते हैं लेबाइल, ठीक है। आरएनए इज ऑल्सो नाउ नोन टू बी कैटालिटिक, आरएनए कैटालिटिक इन नेचर होता है। कैटालिटिक का मतलब क्या हुआ, कैटालिटिक का मतलब होता है जो रिएक्टिव हो जाए, रिएक्शन में चला जाए, उसको बोलते हैं कैटालिटिक, बोलते हैं ना रिएक्शन को कैटालाइज करना, ठीक है। फिर क्या, हेंस रिएक्टिव, देयरफॉर डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव, हाँ डीएनए केमिकली जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली क्या है, वो मोर स्टेबल है जब कंपेयर करते हैं हम लोग उसको आरएनए से। इसलिए हम लोग ये बात बोलेंगे कि जो दोनों न्यूक्लिक एसिड है डीएनए और आरएनए, उसमें डीएनए है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल, कोई दिक्कत है इसमें और है क्या, हाँ। इनफैक्ट जो प्रेजेंस ऑफ थाइमीन है ना, कहाँ पर, यूरासिल की जगह पर जो थाइमीन है किसमें, डीएनए में है, वो उसको एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेबिलिटी देता है, किसको, डीएनए को देता है। डिटेल डिस्कशन हम लोग ये बात कर चुके हैं, ठीक है। अब समझना ध्यान से, प्रोसेस ऑफ रिपेयर ऑफ डीएनए आप पढ़ोगे हायर क्लास में। रिपेयर ऑफ डीएनए का मतलब क्या, डीएनए खुद को रिपेयर करता है, जब डीएनए डैमेज हो जाएगा तो डीएनए खुद को रिपेयर करता है, और डीएनए जब रिपेयर होगा तो वो अपने अंदर होने वाला चेंजेस को रेसिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा ना तो फिर कहीं उसमें कुछ एरर ना आ जाए, कुछ उसमें गड़बड़ी ना हो जाए, कुछ अजीब सा कुछ अलग कोड ना आ जाए, उसको ये है ना, ये होने से इससे वो बचेगा, समझ में आ रहा है बात, अपने अंदर के चेंजेस को रेसिस्ट करेगा, ठीक है। चलो ओके, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट फास्टर रेट, फिर से वही बात बोला। वायरस हैविंग आरएनए जीनोम and having shorter lifespan mutate and evolve faster। इस बात का जिक्र आपका एवोल्यूशन वाला चैप्टर में भी है, जिसमें आपका बोला गया कि कोई बैक्टीरिया को ले लिए और उसको मान लो हम लोग 1 दिन 2 दिन तक अगर छोड़ दिए, इतना जनरेशन्स बना लेगा वो, इतना जनरेशन बनाएगा, पता नहीं कितना जनरेशन बनाएगा ठीक है। लेकिन एक फिश और फाउल को उतना जनरेशन तक पहुंचने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बहुत सारा जनरेशन्स के बाद जाके आपका एवोल्यूशन स्टार्ट होता है, धीरे धीरे एवोल्यूशन स्टार्ट होता है। इसीलिए बैक्टीरिया को इवॉल्व होने में 1 या 2 दिन लगेगा और जो आपका फिश और फाउल है उसको इवॉल्व होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा। वही उसी बात का थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो आरएनए है वो कोड करता है प्रोटीन का। अरे ये बात सेंट्रल डोगमा का है तेरा कि ये जो डीएनए है ये डीएनए बन जाता है एमआरएनए, फिर एमआरएनए बन जाता है प्रोटीन। तो ये आरएनए है ना एक तरह का, जिसको हम लोग एमआरएनए बोल रहे हैं, जो कि कोड करता है प्रोटीन के लिए। हाँ भाई सही बोल रहे हैं सर, है ना। आरएनए डायरेक्टली कोड
RNA डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है. हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर. DNA हाउएवर डिपेंडेंट ऑन RNA फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. मतलब जो DNA है ये DNA डिपेंडेंट है RNA पर, कि भाई अगर DNA जब तक mRNA नहीं बनाएगा तब तक mRNA प्रोटीन नहीं बनाएगा. मतलब ये डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है लेकिन ये डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता. वही बात लिखा हुआ है. द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज़ इवॉल्व अराउंड RNA. हाँ, जो प्रोटीन सिंथेसाइज करने का जो पूरा मैकेनिज्म है वो इवॉल्व हुआ है किसके अराउंड? RNA के अराउंड. एबव द डिस्कशन इंडिकेट दैट बोथ RNA एंड DNA कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल. लेकिन DNA ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए प्रेफर किया जाता है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद पूछा है. देखो अभी ना क्या है, 4 बैचलर हैं क्लास 12 का, ठीक है. तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि सेम ही चैप्टर लगभग आसपास चल रहा है, तो पता नहीं चल रहा है कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर कराएं. कहीं पर ये बात कराए कि अगर आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है तो उसके लिए बेस्ट जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? क्या DNA होगा या फिर RNA होगा? तो आंसर में क्या हो जाएगा? DNA होगा. अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन बताओ तो. दूसरा क्वेश्चन बताओ तो. फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, विच इज द बेस्ट न्यूक्लिक एसिड? DNA, RNA. चलिए बताइए, कमेंट में बताइए इसका आंसर. कमेंट इधर उधर क्या देख रहा है, कमेंट करो ना. चलो बताएं. अगर DNA अगर स्टेबल है, वो स्टोर कर सकता है बेटर जेनेटिक मटेरियल को, और DNA के बाद mRNA बनेगा, और mRNA फिर देखो, सुनो ध्यान सुनो, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर में ही आता है DNA RNA को ही हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल. और जेनेटिक मटेरियल इसलिए है क्योंकि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करके रखता है. तो इन्फॉर्मेशन स्टोर कहाँ होता है अच्छे से? DNA में. लेकिन वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसके फॉर्म में? प्रोटीन के फॉर्म में सबसे लास्ट में. तो इसलिए ये स्टोर करके रखेगा लेकिन ये ट्रांसफ़र कर देगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? RNA हो जाएगा. कॉन्सेप्चुअली समझो, हो सकता है आप लोग बोल दो कि हाँ फट से RNA होगा. कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट, ठीक है. चलो हो गया. फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ये तो आंसर लिखा हुआ था जी यहाँ पे, ये तो पोपट हो गया मेरा. यहाँ पर आंसर भी लिखा तो देख के मार दिया होगा. ठीक, समझ गया हो. समझ में आ रहा है ना बात? हाँ. नहीं सर, हम तो गधे बच्चे हैं, समझ में कहाँ से आएगा. थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर. समझ में आया होगा आपको बहुत ही अच्छे से. शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद. क्लियर है आपको? कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना प्लीज़, पूछ लेते हैं आपसे कुछ क्वेश्चन. चलो आपको अच्छा फील होगा, है ना? नहीं सर अच्छा फील नहीं होगा, छोड़ दो, जाने दो. नहीं, ये देखो. तो चलो बताओ, एकदम ध्यान से सुनना. क्या ही पूछे यार तेरे से हम, पढ़ता लिखता है नहीं. क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? चलिए बताइए. जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज वॉज लेबल्ड बाय क्या? P32 को S32, S35 की P35. सोचो, पॉज करके कमेंट में आंसर लिखो, इधर उधर मत देखो, ठीक है. और अगर आप बोल रहे हो S32 तो ये है बिल्कुल गलत जवाब. आंसर में है ये P32, ठीक है. सही किया होगा. तो आसान क्वेश्चन है. यहाँ तक से ना बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है. यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आएगा.
ओवरऑल अब तक हम लोग ये समझे हैं कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, आरएनए कम स्टेबल है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट्स वाला है, इससे कम मतलब क्वेश्चन उस तरह का ट्रिकी नहीं आता है बहुत, ठीक है। चाहो तो आप पीवाईक्यूज आप बनाओगे, आपको समझ में आएगा सब कुछ। मैं एक अलग से सेशन में करा दूंगा इसका क्वेश्चंस का, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और कुछ बातें देखो, मैं नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक दिया हुआ है। लेकिन प्लीज़ ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ में नोट्स बनाओ, ठीक है। साथ साथ हम लोग मिलजुल कर कवर करेंगे, और जिस भी चैप्टर का आपको और लेक्चर्स चाहिए आप कमेंट में बताओगे, आपको लेक्चर मिलते जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।